जी हाँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा जरा। ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ अ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ। यहां तक जरा देखते हैं। पहले हमारे पास क्या है कि टू परपेंडिकुलर वेक्टर है। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, बी है। वेक्टर बी है। और इसके बारे में दूसरी बात वो क्या बता रहा है इक्वल लेंथ, मतलब उनकी जो लेंथ है ना वो भी क्या है, इक्वल है। और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो भी कितना है, 90 का ही बन रहा है। इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द सेम लेंथ of two vectors of equal length are also perpendicular and of same length। कि अगर इसका रिवर्स कर दूं, मैं बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ले लूं, तो उसका जो आएगा रिजल्टेंट आएगा, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या नहीं। मतलब क्या कि यहां से अगर मैंने बी का उल्ट लेना है तो मैं क्या करूंगा, ये वेक्टर बी ले लिया और मुझे पता है कि जब भी मैं रिवर्स डायरेक्शन को शो करवाता हूं मैं साथ नेगेटिव साइन को लाजमी लिखता हूं। लेट्स सी कि बेटा ये मेरे पास दो वेक्टर थे, तो इनका मैंने अगर रिजल्टेंट फाइंड करना है तो इनका रिजल्टेंट मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं। टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड आप लोग ज्वाइन कर दें तो हमारे पास कौन सा आ जाता है, उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ जाता है। तो रिजल्टेंट यहाँ क्या आ रहा है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। उसी तरह अगर मैं इसका रिजल्टेंट लूं तो यहां भी मुझे टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड लेके आना है। तो यहाँ आर इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वल किस चीज के आ जाएगा, ए प्लस आगे बी कौन सा है, नेगेटिव के साथ, बी वेक्टर का नेगेटिव। दोबारा फिर सुनिएगा, हमसे वो पूछ क्या रहा है कि वो कह रहा है कि पहले नंबर में हमारे पास दो वेक्टर थे जिनका मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था। मैंने इक्वल लेंथ के ले लिए, लेंथ सेम मैग्नीट्यूड सेम। फिर वो कह रहा है, फिर दूसरी बात उसने की कि दोनों क्या थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। फिर मैंने दूसरा एक दूसरे के दोनों को क्या कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया। फिर वो कह रहा है कि बी का रिवर्स लेना है आपने, वेक्टर जो दूसरा है ना उसका रिवर्स लें और इसका रिजल्टेंट निकालें और इसका रिजल्टेंट निकालें। और इन दो वेक्टर जो रिजल्टेंट आ रही है, ब्लैक लाइन जिन वेक्टर्स को शो कर रही है, इनके बारे में आप लोगों ने बताना है कि क्या इनके दरमियान जो एंगल है वो एंगल हमारे पास कौन सा एंगल। सही है। तो जरा देखते हैं अब इसको मैं ऑर्बिट्रेरी नाम दे देता हूं इसकी। लेट्स सी कि ये मेरे पास ओ था, एल है ये, एम है और ये एन, ओ एल एम और एन। अब जरा देखिएगा, पहले नंबर पे मुझे मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड जो इसका आ रहा है, वेक्टर आर का हमने लेना है, वो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू, ये वेक्टर आ गया, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स कौन से हैं, ये ए और बी। तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और ये अंडर रूट। ये हमारे पास इसका। अब जरा देखते हैं इसको, मैं आर डैश का नाम दे देता हूं। आर डैश का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश, यहां देखिएगा आर इज इक्वल टू, आर डैश का मैग्नीट्यूड हमारे पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस इनटू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब जरा देखा जाए तो यहां हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आर वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड और जो आर डैश है इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है।
इसका क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। जब और मैंने क्या कहा था कि हमारे पास अगर कोई एक वेक्टर हो उनके कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा हो तो वो हमारे पास वेक्टर्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और दूसरी दलील इसके बारे में क्या है, हमने कहा था कि अगर इक्वल मैट्रिक्स अगर कंपोनेंट्स उसके इक्वल आ गए, मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि ए बराबर किसके आ गया, यहाँ ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर किसके आ गया, बी के कंपोनेंट के इक्वल आ गया। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी दो कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड इक्वल आता है तो उनके दरमियान एंगल कौन सा बनता होता है, यहाँ एंगल 45 डिग्री बनता होता है। तो यहाँ एंगल कितना आएगा 45 डिग्री हमारे पास आएगा। सेम उसी तरह ये भी बिल्कुल वही है, तो यहां भी एंगल हमारे पास कितना बन रहा होगा, एंगल यहां भी क्या बन रहा होगा किस पे, ओ एम एन पे हमारे पास एंगल कौन सा आ रहा है, वो भी कितना है हमारे पास 45 डिग्री है। और ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो हमारे पास कौन सा बन रहा था, इसमें ओ एल एन पे एंगल बन रहा था, ओ एल और एन पे हमारे पास एंगल कौन सा बन रहा था 45 डिग्री का बन रहा था। अब जरा देखिएगा कि अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है कि अगर इनके दरमियान हमें एंगल का पता चल गया कि इनका क्या है एंगल 45 आ रहा है, और मैंने अगर टोटल इस ट्राई एंगल का एंगल फाइंड करना है तो मैं टोटल एंगल को क्या करूंगा, ऐड कर प्लस कर दूंगा। कैसे करेंगे जरा देखिएगा, यहां आप लोग लिखेंगे एन ओ एल इन एंगल ओ एल एन। तो यहां ये जो एंगल यहां बन रहा है वो दो एंगल का सम है, एंगल ओ एम एन प्लस एंगल ओ एम और एन। तो जो एंगल ओ एम एन पे बन रहा है वो कौन सा बन रहा है हमारे पास 45, और इधर भी एंगल कौन सा बन रहा है 45। तो टोटल मिला के एंगल हमारे पास कितना हो गया 90 का एंगल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर जो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर इनके दरमियान में हमारे पास एंगल क्या होगा हो गया है, और यही हमने फाइंड करना था। अगर इनके दरमियान एंगल सेम है तो इनकी लेंथ भी क्या होती है बेटा, सेम होती है। और ये बात याद रखिएगा। और जब आप लोग कंक्लूजन लिखेंगे तो यहां आप लोग लिखेंगे द सम एंड डिफरेंस, द सम एंड डिफरेंस वो मैंने डिफरेंस लिया था ऑफ टू परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर इन द ऑफ द सेम लेंथ। कि अगर इन वेक्टर ये दो वेक्टर एक दूसरे में एंगल कौन सा बना रहे हैं, उसके कंपोनेंट एंगल 90 का बना रहे हैं, तो उनके रिजल्टेंट के दरमियान भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री का ही होगा। तो आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट को पहले कि हाउ वुड बी अ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड्स हैव टू बी ओरिएंटेड। कि हम हमारे पास दो वेक्टर हैं उनकी लेंथ क्या है सेम है, उनको हमने कैसे ज्वाइन करना, ओरिएंट कैसे करना है, इफ दे वर टू बी कंबाइंड, अगर उनको मिलाया जाए टू गिव अ रिजल्टेंट इक्वल टू द वेक्टर, कि उन्हीं वेक्टर जितना उसका रिजल्टेंट आ जाए। जरा देखिएगा मेरे पास एक वेक्टर ए ये था और दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या आया ये है, वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है बी। और याद रखिएगा जब भी आप लोगों ने रिजल्टेंट निकालना होता है टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड को हम मिलाते हैं। इसका मतलब है ये मैंने सी ले लेता हूँ कि ये मेरे पास सी क्या है एक रिजल्टेंट। इनका सम अगर मैं कहूं कि इनके दरमियान एंगल मैंने फाइंड करना है इक्वल लेंथ हो, ये भी लेंथ हुई हो ये भी लेंथ हुई और ये भी लेंथ हुई, अगर लेंथ इक्वल आ जाएगी तो मैग्नीट्यूड भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, तो उसका सेम आ जाएगा। जरा यहां देखिएगा हमें पता है कि ये तो हमारे पास एक इक्विलेंटल ट्राइंगल ही बन गई। वो वो कौन सी ट्राइंगल होती है बेटा, याद रखिएगा जिसकी इंटीरियर अंदरूनी तौर पे जो हमारे पास एंगल बन रहा हो वो 60 डिग्री का बन रहा हो, इधर भी 60 इधर भी 60 और इधर भी 60 डिग्री का बन रहा।
लेकिन बेटा याद रखिएगा, हम जब भी एंगल लेते हैं हम क्या करते होते हैं, याद रखिएगा कि टेल का एंगल टेल के साथ हम ले रहे हैं। टेल का इस वेक्टर को जरा मजीद आगे करते हैं, बढ़ाते हैं, ये यहां तक आ जाए। अब यहाँ टेल है और ये भी टेल है, यहाँ टेल के साथ टेल का जो एंगल बन रहा है अगर देखा जाए तो टोटल कितना बनता है, 180 बनता है। 180 में से ये 60 निकाला तो बाकी यहाँ क्या बनेगा, 120। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एंगल हमारे पास कौन सा आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 120। अगर दो वेक्टर्स मेरे पास ऐसे हैं जिनकी इक्वल लेंथ है, उनको मैं 120 डिग्री पे ज्वाइन करूं, कंसीड करूं, तो तब जाके जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी उतना ही आएगा जितने ये दो वेक्टर थे हमारे पास। और ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन में आप लोग लिखेंगे कि ये हमारे पास ट्राइंगल कौन सी है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि इसकी सारी साइड्स जो है ना वो बराबर हो। ये एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा हमारे पास। आप जरा देखते हैं नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एमसीक्यू टाइप का है शॉर्ट क्वेश्चन। जरा इसको देखिए वो क्या कहता है कि द टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड्स ऑफ 60 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। हमारे पास दो फोर्सेस हैं जिनका पहली फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ रहा है, F1 हमारे पास क्या आ रही है बेटा, 60 डिग्री 60 न्यूटन आ रही, और जो F2 आ रही है वो हमारे पास 35 न्यूटन है। और हमने क्या करना, फाइंड द रिजल्टेंट। जो गिवन ऑप्शन हमें दिए गए इनमें से इसका जवाब कौन सा आएगा, इसका रिजल्टेंट कौन सा है। और मैंने बताया था कि बेटा जब भी हमने रिजल्टेंट लेना होता है तो हम क्या करते होते हैं, उसको ऐड करते होते हैं, फोर्सेस को ऐड करते होते हैं तो हमारे पास, या वेक्टर्स को ऐड करते होते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता है। लेकिन यहां देखिएगा अगर मैं 60 को ऐड करता हूं 35 में तो मेरे पास क्या आ जाता है, ये 95 डिग्री। क्या 95 हमारे पास इन ऑप्शंस में मौजूद है, बेटा नहीं है। तो आप लोग ये नहीं लिख सकते। जब ऐसा केस आ जाए, ऐसा केस आ जाए कि हमारे पास ऐड करने से वो वैल्यूज गिवन ऑप्शन है उनमें ना हो तो हम इसको इग्नोर करते हैं। अब जरा देखिएगा, फिर हम ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो वेक्टर दोनों गिवन हो वो एक दूसरे के रिवर्स हो, उल्ट हो। उल्ट के लिए हम क्या करते होते हैं कि हम बड़े में से छोटा जो है वो माइनस कर लेते हैं, तो क्या आएगा बाकी 25 25 आएगा। लेकिन क्या देखें यहाँ 25 भी है, तो बेटा यहां से एक ट्रिक है हमारे पास, एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी कोई कंडीशन ऐसी आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने 25 से कम नहीं लेना और 95 से ज्यादा नहीं लेना। जो 25 से कम हो और 95 से ज्यादा हो, 25 से कम हो और 95 से ज्यादा, 25 से कम ना और 95 से ज्यादा ना, वो कौन सा हमारे पास आ रहा है 70। तो इसका यहाँ अब देखिए 20 भी 25 से कम है, इसको भी नहीं ले सकते, और 100 देखा जाए तो 95 से ज्यादा है, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ जो जवाब आएगा वो कौन सा ठीक होगा, 70 न्यूटन वाला। तो यहाँ हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 70 न्यूटन। ये इसके बाद अब डिस्कस करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सपोज the sides of a closed polygon represented of vectors arranged head to tail, what would be the sum of these vectors। यहाँ बेटा एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो कौन सा है, पॉलीगॉन, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ। पहले नंबर पे बेटा याद रखिएगा कि पॉलीगॉन हमारे पास क्या होती है, पॉलीगॉन हमारे पास वो ऐसी शक्ल होती है, ऐसी बंद शक्ल होती है, क्लोज्ड शेप को कहते हैं, जिसमें 6 कोने आ जाए। जिसमें कि कैसे, लेट्स सी कि देखिए मेरे पास ये मेरे पास है एक पॉलीगॉन। वो क्या बता रहा है कि इसको हमने ज्वाइन किसके साथ करना है, टू टेल रूल के साथ। लेट्स सी कि मेरे पास ये वेक्टर एक, इसकी जो साइड्स हैं वो वेक्टर्स को शो कर रही हैं।
इस पॉलीगॉन की ये जो पहली साइड है ये वेक्टर ए को शो करा रही है कर रही है, और ये जो दूसरी साइड है वो वेक्टर बी को, और ये जो तीसरी साइड है वो वेक्टर सी को, और उसी तरह ये चौथी साइड है ये वेक्टर डी को, और उसी तरह ये ई को, और ये वेक्टर एफ आ जाएगा। ये वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर एफ आ जाएगा। क्यों? वो दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि हेड टू टेल रूल के साथ इसको कोइंसाइड किया है। फिर वो कह रहा है कि इसका सम बताएं कि इसका सम क्या आएगा हमारे पास। अगर हेड टू टेल रूल के साथ किया है तो हमें पता है कि बेटा जब भी हम इसको कोइंसाइड करेंगे हेड टू टेल रूल के साथ तो हमारे पास इसका सम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आंसर में क्या आ जाएगा, जीरो। फिर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जीरो आएगा। इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आएगा या नल वेक्टर आ जाएगा। यहां से आप लिखेंगे if the sides of a closed polygon represent a vector arranged head to tail rule then it gives a null vector। नल वेक्टर कैसे देगा, वजह क्या, एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, तो यहां देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन में क्या है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये जो पहला वेक्टर ए था इसकी टेल के साथ आखिरी वेक्टर का हेड कंसीड कर रहा है, मतलब यहां तो रिजल्टेंट हमारे पास है ही नहीं, यहां रिजल्टेंट हमारे पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि रिजल्टेंट के लिए हमें पता है कि जब रिजल्टेंट के लिए हमारे पास हेड हेड के साथ और टेल टेल के साथ कंसाइड करना चाहिए, लेकिन यहां हमारे पास क्या है, एक की टेल और दूसरे का हेड है। लिखेंगे आप लोग, it gives a null vector because tail of first vector, tail of vector A coincides with the head of last vector F। सो हम इसे लिख सकते हैं कि इनका जो सम है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E और प्लस वेक्टर F, वो हमारे पास किस चीज के इक्वल आता है, जीरो वेक्टर के या फिर नल वेक्टर के इक्वल आता है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर a1 एंड a2 वर रिवर्स्ड, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जिनमें हमारे पास a1 और a2 है, अगर इनके कंपोनेंट्स जो हैं उनको मैं रिवर्स कर दूं, हाउ वुड दिस अल्टर, तो फिर उसका जब अल्टर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा। लेट्स सी बेटा, ये देखिएगा ये मेरे पास वेक्टर a1 था और ये मेरे पास वेक्टर क्या था, a2 था। अब मुझे पता है कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट, हमें पता है कि बेटा ये मेरे पास लेट्स सपोज दो वेक्टर थे, ये दो वेक्टर थे, इसको इसका जो a1 था ये a2 था, तो इसका जो रिजल्टेंट आ रहा होता था वो ऊपर की तरफ उठ रहा होता है, इसका जो कंबाइन इफेक्ट है वो हमारे पास कहां आ रहा होता है, ऊपर की तरफ आ रहा था, a1 क्रॉस a2 आ रहा होता है, जिसको हमने शो करवाया था राइट हैंड रूल से। वो क्या कह रहा है कि इसको रिवर्स कर दीजिए। देखिए बेटा ए वेक्टर हमारे पास ऐसे है तो इसका रिवर्स कुछ हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, इसका उल्ट इस डायरेक्शन में। रिवर्स का मतलब क्या होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी, इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी और इसका ये आ रहा होगा, इसका रिवर्स, इसकी भी डायरेक्शन हमने चेंज करके लिख देनी है। ये वेक्टर अब क्या हो गया हमारे पास, a1 हो गया और ये वेक्टर a2 हो गया। तो जरा देखा जाए तो इनका भी रिजल्टेंट हमारे पास कहां आ रहा होगा, कंबाइंड इफेक्ट a2 क्रॉस a1, लेकिन ये भी क्या आ रहा होगा, राइट हैंड रूल के हिसाब से ये भी ऊपर की तरफ आप लोगों को उठता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इनकी डायरेक्शन, अब देखिए दोनों की क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, सेम आ गई, लेकिन क्या हुआ कि वेक्टर हमारे पास क्या हो गए थे, एक दूसरे के रिवर्स हो गए थे। इसका मतलब आप लोग यहां लिख सकते हैं कि बेटा ये जो a1 है
क्रॉस A2 है, ये इक्वल तो है, वेक्टर A2 क्रॉस A1 के इक्वल तो है, लेकिन साथ में रिवर्स हो गए, नेगेटिव साइन भी इनके साथ है। इसका तो हमारे पास जवाब बेटा ये था। अब जरा देखिए, नेम द थ्री डिस्टिंक्शंस दैट वुड मेक A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू 0, कि हमारे पास A1 और A2 क्रॉस, जरा इसको देखते हैं। पहले देखा जाए तो A1 क्रॉस A2, इनका रिजल्ट अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये A1 A2 साइन ऑफ थीटा, और साथ में क्या आ जाता है, tan यूनिट वेक्टर। पहले नंबर पे इसको मैंने 0 लेके आना है बेटा। 0 को कैसे लेके आ सकता हूं कि याद रखिएगा कि अगर इन दोनों वेक्टर्स में से एक मैं नल वेक्टर ले, क्योंकि हमें पता है कि नल वेक्टर वेक्टर उस मैग्नीट्यूड है 0। अगर मैं ए वेक्टर नल ले लेता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, यहाँ 0। तो जब 0 जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करे उसको क्या कर देगा, 0 कर। इसका मतलब क्या हुआ, पहली कंडीशन कौन सी है, इफ A1 और A2 बी आर नल वेक्टर, नल वेक्टर। और दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी बेटा कि अगर एंगल दो वेक्टर ये इनको मैं पैरेलल कर दूं, इनके दरमियान एंगल क्या आ जाए हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ जाए, और हमें पता है कि साइन 0 0 ही होता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं इफ A1 इज पैरेलल टू A2, देन भी हमारे पास रिजल्ट इनका क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। फिर तीसरी कंडीशन देखिएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक ये भी तो हमारे पास थी स्टेटमेंट जिसमें हम एंगल को कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि एंगल अगर साइन थीटा का एंगल 180 आ जाए तो वो भी हमें क्या देता है, 0 देता है। और 180 का मतलब क्या होता है कि जब दोनों वेक्टर A1 और A2 एक दूसरे के एंटी पैरेलल, इफ A1 is anti parallel to vector A2। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन, इससे आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास हमें क्या बता रहा है। स्टेटमेंट देखिएगा बेटा कि अ पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल। एक पहले नंबर पे तो मेरे पास एक पिक्चर है जिसको मैंने सस्पेंड किया हुआ है एक दीवार के साथ। ये मेरे पास एक पिक्चर थी, इसको मैंने सस्पेंड किया हुआ है, ये पिक्चर है, सस्पेंड किया हुआ है एक दीवार के साथ। एक दीवार के साथ मैंने उसको लटका दिया। उसके बाद क्या हुआ, ऑफ टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी मेरे पास, रस्सियां भी इसकी कितनी है, 2 है। पहली जो डोरी है उसकी टेंशन हमारे पास क्या है, T है, और दूसरी जो डोरी है उसकी भी टेंशन क्या है। और हमें पता है कि बेटा जो इसका वेट होता है, पिक्चर का वेट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, mg, या फिर जिससे आप लोग mg की बजाय पहले आप लोग w लिखें। w मतलब वेट इसका कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, टेंशन T ऊपर की तरफ लगेगी। फिर वो क्या कहता है, शो दैट द डायग्राम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन की डायग्राम से आपने शो करना है, ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ आर विच टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम, कि कौन सी डोरियों की कंडीशन में कैसी करूं, डोरियों को मैं कैसे अरेंज करूं कि मेरे पास जो इन पे जो स्ट्रिंग, ये जो डोरियां हैं इन पे टेंशन लग रही है वो कम हो जाए, वो मिनिमम हो जाए। तो जरा देखते हैं बेटा, ये मेरे पास लेट्स सपोज कि मेरे पास ये टी था, ये 2 वेक्टर थे, इनको अगर मैं रिजॉल्व करूं इनके कंपोनेंट्स में, तो ये जो टी था, टी के बिल्कुल यहाँ एंगल क्या बन रहा है, कुछ समथिंग एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ भी एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, थीटा बन रहा है। और हमें पता है कि थीटा के बिल्कुल सामने वाला तो साइन थीटा नहीं होता, इधर भी थीटा के बिल्कुल सामने वाला टी साइन थीटा आ जाएगा। और इस टी का एक्स कंपोनेंट हमारे पास cos थीटा, और इसका भी एक्स कंपोनेंट cos थीटा आ गया। ये अब जरा देखिए, लेट्स सी बेटा कि अगर देखा जाए, ये अगर ये रस्सी
टूट जाती है यहाँ से, तो ये पिक्चर आप लोग की इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी। और हमने पढ़ा, अब ये लटकी हुई है, अब सस्पेंड है। सस्पेंड का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम की हालत में, मतलब इस पे जो भी फोर्सेस लग रही हैं वो क्या है, उनका सम क्या है हमारे पास, जीरो के इक्वल है। कैसे हम इसे लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। फोर्सेस लग कौन कौन सी रही हैं, जरा देखा जाए तो एक मेरे पास क्या है, टी cos थीटा, ये इधर को जाएगी, लेकिन ये वाली किधर है, अगर ये डोरी टूटती है तो ये इधर को आएगी, इधर क्यों आएगी, डायरेक्शन उल्ट तो नेगेटिव साइन साथ में आ जाए। हुआ क्लियर। अब देखो, लेकिन वर्टिकली मेरे पास कितनी फोर्सेस लग रही हैं, मेरे पास वर्टिकली भी दो फोर्सेस लग रही, कौन कौन सी, एक टी साइन थीटा और दूसरा भी टी साइन थीटा। तो इसे मैं लिख सकता हूं प्लस टू टी साइन थीटा। और अब देखो ये वर्टिकली फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और ये वेट की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, डायरेक्शन उल्ट तो नेगेटिव साइन साथ आएगा और इक्वल किसके आ जाएंगे, ये जीरो के आ जाएंगे। यहां देखिएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसल, और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये W दूसरी साइड में चला जाएगा, W बराबर किस चीज के आ जाएगा, इक्वल टू टी साइन ऑफ थीटा। अब ये टू साइन थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, W ओवर टू साइन, और यहां क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे टेंशन कम करनी है, मुझे ये जो टेंशन है ना वो मिनिमम लेके आनी है बेटा, ये मुझे कम करनी है। तो इसको मुझे ये डिनोमिनेटर, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। और हमें पता है कि साइन थीटा जो है वो मैक्सिमम कितने पे होता है, साइन थीटा हमारे पास मैक्सिमम बेटा कितने पे होता है, याद रखिएगा कि जो साइन थीटा हमारे पास है वो मैक्सिमम की, साइन थीटा हमारे पास मैक्सिमम तब होता है जब साइन थीटा के इक्वल मेरे पास क्या आ जाए, वन आ जाए, वन आ जाए। वन पे ये मैक्सिमम होता है और जीरो पे ये मिनिमम होता है। और ये जो साइन है दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो गया, और हमें पता है कि साइन इनवर्स वन कब आता होता है हमारे पास, जब एंगल 90 का बने। यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं, यहां से हम देख सकते हैं बेटा, याद रखिएगा कि अगर थीटा जो डोरियों के साथ टेंशन बन रही है, अगर थीटा 90 का बने, हर डोरी के साथ एंगल बने 90 का, तो इसका मतलब क्या होगा कि टेंशन पे जो फोर्स लग रही है, टेंशन जो होगी, टेंशन की जो फोर्स होगी वो कम से कम होगी। तो आपकी जो पिक्चर है इसकी कुछ शेप इस तरह से हो जाएगी। ये लेट्स सपोज कि बेटा आप लोगों की पिक्चर थी, इस पिक्चर पे देखें, अगर एंगल देखें डोरियों के साथ, ये इधर लटकी हुई इधर, लेकिन यहां देखें एंगल क्या बन रहा है, 90। यहां से आप लोग, अगर आप लोगों का जो पिक्चर का फ्रेम है आप लोग उसको इस अंदाज से लटकाएंगे तो वो ज्यादा देर स्टेबल रह सकता है। अगर आप लोग ऐसे लटकाएंगे तो वो जल्दी टूट के नीचे गिरने के उसके चांसेस ज्यादा है। उसके पीछे भी बेटा यही वजह है कि क्योंकि टेंशन जो है ना, यहाँ टेंशन की फोर्स ज्यादा लग रही है और यहाँ हमने टेंशन की फोर्स को कम कर दिया। सो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ।